वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपनी जो टीचिंग एग्जाम है सीटेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जो केवीएस के नोटिफिकेशन वो देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने पहले क्वेश्चन से। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है और ये प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है। मतलब कि बच्चा गम नियोग्यता की पहचान करता है, मतलब यहाँ पर कुछ बच्चे ने गलती करी है, फिर कुछ बच्चा कर रहा है और आपको पहचाना कि अधिगम योग्यता कौन सी है। पहला ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो ये तो जरूरी नहीं है कि बच्चा अधिगम मतलब लर्निंग डिसेबल, ठीक है ना, कि बच्चा सीखने में असमर्थ हो, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपका है नहीं। अपमानजनक व्यवहार, ये भी अपना अधिगम जो नियोग्यता है इसको नहीं दर्शा रहा। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, तो उच्च शारीरिक गतिविधि कर रहा है, कम अवधान है, ठीक है ना, मतलब अवधान कर रहा है, मतलब सीखने की अटेंशन है उसका, ठीक है ना। तो ये भी नहीं है। जो सेकंड ऑप्शन है वो जो थर्ड ऑप्शन है आपका बी को डी पढ़ रहा है, वास को सा पढ़ रहा है और 21 को 12 लिख रहा है। तो ये आपकी अधिगम नियोग्यता है। बच्चे को दिक्कत है लिखने में पढ़ने में। यदि बच्चे को किसी भी व्यक्ति को या किसी बच्चे को यदि वो कुछ ऐसा करता है कि जो है अल्फ़ाबेट को उल्टे तरीके से लिख रहा है या फिर कुछ शब्दों को गलत तरीके से पढ़ रहा है, ठीक है ना, आगे से पढ़ रहा है, पीछे से पढ़ रहा है या फिर पीछे से लिख रहा है, तो वहाँ पर वो अधिगम नियोग्यता को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, ये पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाना चाहिए। तो बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास हो, है ना, हम ये कदम उठाएंगे इसके लिए। या फिर बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना। देखो ये तो फर्स्ट ऑप्शन भी होगा आपका, सेकंड ऑप्शन भी होगा कि अपनी जो बच्चा करता है ना कि चोरी क्यों कर रहा है, ये शुरू में तो चोरी किसी मजबूर से करता है, लेकिन बाद में उसकी वो हैबिट बन जाती है। तो उस जो हैबिट है या फिर जो उसको शुरू में ही रोक देना है, तो उसके अपनी जो फीलिंग्स है या फिर जो अपनी जो इंस्टिंक्ट है बच्चे की जो चोरी करने की, मुझे करनी है, मुझे चीज़ उठानी है, चाहे कैसे भी मुझे ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ पर नियंत्रण बच्चे को सिखाना होगा। तो पहला ऑप्शन ठीक है आपका। चोरी अच्छी है या बुरी है, इस चीज़ के बीच में मतलब इसके फ़ायदे नुकसान बताना बच्चे को, तो अब पता चलेगा मतलब उचित और अनुचित के बारे में अंतर पता होना चाहिए बच्चे को, ये आप बताओगे। थर्ड ऑप्शन है बालकों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है, कि चोरी एक करना एक गलत चीज़ है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता है और आप उसी चीज़ को चोरी कर लो, तो उसका साथ कितना बुरा होगा, उसको कितना गलत लगेगा, ठीक है ना, उसका कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको बतानी है कि ये सामाजिक बुराई है और जो चोरी करते हैं लोग समाज में बुरे मान जाते हैं। तो आप ऐसे बताओगे तो बच्चा जो है सुधर सकता है, समझ सकता है आपकी बातों को, और इसके लिए आप कुछ मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषा दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम डैश चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन आपका जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। किशोरावस्था तक जो आपका अधिगम है, जो लर्निंग है, ठीक ना, वो आपकी लाइफ टाइम चलती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ ठीक होगा और सब आपके यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। मतलब आपको ये पता ये क्वेश्चन जो बोला वो बोला कि जो लड़की है सीता नाम की, इसने दाल और चावल तो खाना सीख लिया, ठीक है ना, अलग अलग दाल कैसे खाते हैं चावल कैसे खाते हैं, ठीक है, उसे पता है। लेकिन जब उसके सामने दाल और चावल ला कर रखे तो उसने दोनों को मिक्स करा और खाने लगी। तो उसने क्या करा, उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। अब उसने यहाँ पर कोई डैश होने चाहिए, क्या कर लिया है वो आपको वो बताना है। तो पहला अंगीकार है, दूसरा समायोजित है, तो तीसरा समुचितता है और फोर्थ अनुकरण। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह आत्मसातकरण, यहाँ पर देख लेना, आपको हिंदी में मुझे तो लग नहीं रहा कोई सा यहाँ पर दे रखा ऑप्शन, ठीक है। तो एसिमिलेशन है, ठीक है ना। एसिमिलेशन में क्या करता है, जो पहले से बच्चे में स्कीमा बना हुआ है, ठीक है, या तो जो पहले से बना हुआ स्कीमा है कि हम दाल चावल इस तरीके से खाते हैं, उसमें नई इन्फॉर्मेशन जोड़ देना कि हम दाल चावल को इस तरीके से और भी खा सकते हैं, तो वो एसिमिलेशन होता है आपका। और जो आपका समायोजीकरण होता है, उसमें बच्चा जो एकोमोडेशन होता है उसमें बच्चा क्या करता है, जो पहले से बना हुआ स्कीमा है उसमें चेंजेस करता है, परिवर्तन करता है कि मैंने कुछ चीज़ गलत सीख ली थी, कुछ चीज़ का गलत जनरलाइजेशन कर लिया था, उसको ठीक करना है, तो वो उसमें चेंजेस करता है। जो चेंजेस वाला होता है वो एकोमोडेशन होता है, और जो बच्चा जो पहले से स्कीमा बना पड़ा उसमें नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है वो एसिमिलेशन होता है। तो यहाँ पर जो एसिमिलेशन आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकरण तो नहीं है, अनुकरण तो मेरे ख्याल से एडेप्टेशन होगा आपका। तो ये तो है नहीं आपका थर्ड ऑप्शन। फोर्थ समुचित भी नहीं है, और समायोजित ये आपका समायोजीकरण होगा, एकोमोडेशन। और अंगीकार मुझे पता नहीं क्या है ये। तो यहाँ पर जो आपका एसिमिलेशन है वो ऑप्शन ठीक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्ति पूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं और शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चा ये नहीं सोचता कि मुझे किसी और से निर्णय लेना चाहिए, ठीक है ना, और बच्चों के कंपेरिजन में देखा जाए वो खुद करके मतलब वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद ही चलाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं वो बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब पार्शली ब्लाइंड है, ठीक है ना, मतलब कुछ कुछ उसे नज़र आता है, क्लियर नज़र नहीं आता बच्चे को। पहला ऑप्शन आपका, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, तो पहला तो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो ये गलत है, शिक्षा का सबको अधिकार है, चाहे उसे स्पेशल विद्यालयों में ही डाला जाए, लेकिन यहाँ पर समावेशी शिक्षा का समाधान प्रावधान है, तो स्पेशल टीचर आ रहे हैं, ठीक है, तो स्पेशल टीचर होते हैं स्कूलों में ऐसे बच्चों के लिए, तो सेकंड ऑप्शन तो आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ये भी नहीं सही आपका। और फोर्थ ऑप्शन है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो फर्स्ट ईयर कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा है। हम उसके लिए विशेष प्रावधान करेंगे, विशेष प्रावधान में आपके जो स्पेशल टीचर है वो आ जाते हैं, ठीक है। वो स्पेशल टीचर अपने विशेष प्रावधानों से बच्चे के लिए जो भी उसने अपने डिप्लोमा में सीखा है, ठीक है ना, उनका यूज़ करेगा, उन मेथड्स का, उस टेक्निक्स का, कि मैं जो जो बच्चा अंधा या फिर जो पार्शली ब्लाइंड है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और उसे उसी जो नियमित विद्यालय जो आपके नॉर्मल स्कूल है उन्हीं में पढ़ाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो बेटर है और सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने सक्रिय अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन इत्यादि का सिद्धांत दिया। देखो, नाम एक ही है, यदि आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको एक नाम मिलेगा, लेकिन हिंदी में आपको नाम बहुत सारे मिल सकते हैं, तो आपको जो है इंग्लिश में नाम जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका पावलोव, दूसरा स्किनर, तीसरा थॉर्नडाइक और चौथा हर्जबर्ग, या तो कोलबर्ग होना चाहिए था यहाँ पर, ये हर्जबर्ग कौन है, यहाँ पर क्या था, हर्जबर्ग हो या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, स्किनर ने जो ये सिद्धांत दिया था कि जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर बड़ा देगा, मतलब विद्यालय पर भार बढ़ा देगा। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो देखो, ये काल्पनिक लक्ष्य भी नहीं, क्योंकि जो जैसे बच्चा, जो भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता, वो नियमित विद्यालय में, मतलब जो आपके नॉर्मल स्कूल है उनमें पढ़ सकता है। तो जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, कि जो विशेष जो बच्चा क्लास में आएगा, वो जो और बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना, या उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, विद्यालयों पर भार उड़ा देगा कि इससे, इस बच्चे के आने से हमें करिकुलम बनाना पड़ेगा, नया बुक्स बनानी पड़ेंगी, नहीं ऐसे बच्चों के लिए ना, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और थर्ड ऑप्शन है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, कि जो है हमारी जो धारणा है कि जो स्पेशल जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है कि उसे पढ़ाई नहीं देनी चाहिए, या फिर उनके लिए अलग विद्यालय होने चाहिए, ये दृष्टिकोण बदलेगा, विषय वस्तु बदलने की ज़रूरत है, कि इस तरीके की जो है करिकुलम हो, इस तरीके के जो आपके सब्जेक्ट हो, सिलेबस में जो टॉपिक हो, जो वो बच्चा भी समझ सके, ये चीज़ें ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्ण धारणा से प्रारंभ, मतलब आरंभ होती है, कहलाती है निगमन विधि, आगमन विधि, निगमन और आगमन दोनों है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये निगमन विधि है, तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्ण धारणा से प्रारंभ होती है, कहलाती है क्या, निगमन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, और कोई प्रॉब्लम है उसे समझने का वो कोशिश कर रहा है, कोई बच्चा, चाहे मैथ की हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर किसी और टॉपिक से हो, साइंस से हो, ठीक है ना, जो ईवीएस है उससे हो, किसी से भी हो सकती है। आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे, बच्चा सामान्य सोच वाला है, कि ये तो सामान्य सोच वाला है तो सब बच्चों में देखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं भाई, वो प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दूसरा, बच्चे की बुद्धि 70 से कम है, ये भी नहीं है, 70 से कम होगी तो वो किसी समस्या को क्यों सोचने की कोशिश करेगा, तो ये तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, ये आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है, कि समस्या का समाधान करना, मतलब ये हम मानते हैं कि भाई यदि कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें वैज्ञानिक सोच का
विकास हो, डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, बच्चे के मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लगा रहता है, तो इसलिए वो जो समस्या समाधान कर रहा है, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश चाहिए। अब क्या चाहिए, के प्रति सचेत होना, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश चाहिए, के प्रति रोचक होना। थोड़ा यहाँ पर कुछ ये जो लाइन है ये कहीं बीच में होनी चाहिए थी शायद, ये टाइपिंग में दिक्कत है। पहला ऑप्शन आपका, अलग अलग विद्यालयों में तुलना करना, ये तो गलत है। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपलब्धि देना, तो हम ये नहीं करेंगे, ठीक है ना, आकलन में। थर्ड ऑप्शन होगा, शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है, आकलन को आप रोचक बनाने के लिए ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन है आपका, प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग, तो तकनीकी भाषा भी नहीं, जो आपको स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो कार्य हैं, ठीक है ना, उनकी जो जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। तो आपको सभी को पता होगा अमूर्त जो आपकी अवस्था है वो आपकी 11 से 18 की दे रखी, पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन है, आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षण विधियों में डैश तथा डैश महत्व दिया जाता है। अब किस पर शिक्षण विधियों में किस पर महत्व दिया जाता है, दो चीज़ों को फिल द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। पहला ऑप्शन है, शिक्षण विधियों में कार्य तथा प्रस्तुतिकरण पर महत्व दिया जाता है। शिक्षण विधियों में रणनीतियों तथा प्रयोग पर महत्व दिया जाता है। शिक्षण विधियों में उद्देश्य तथा महत्व दिया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो सही बैठ रहा है, शिक्षण विधियों में कार्य पर, और हम जो कार्य है उसका हम प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हैं सामने के सामने, ठीक है, सामने के सामने आपको ऐसे चीज़ परोसनी है, शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चे समझ सके। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा कि जो विधियाँ शिक्षण विधियों में कार्य क्या है कि हमें कोई बच्चे को कोई टॉपिक समझाना है, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करना है कि बच्चा आपकी जो है अटेंशन लेकर आपकी बातें सुनने लग जाए। तो आप जब आप टीचिंग प्रैक्टिस पर गए होंगे तब आपने एलपी बनाए होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा शुरू में 3 क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से ताकि बच्चे का अटेंशन आपकी तरफ हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, ऐसा बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। मतलब बच्चे में कोई शारीरिक दोष है जिसकी वजह से वो गतिविधियों में भाग नहीं ले पा रहा, या जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो और सभी बच्चे कर पा रहे हैं वो नहीं कर पा रहा बच्चा को, ठीक है ना, और जो उसकी क्षमता है उसको कम कर रहा है, क्योंकि शारीरिक रूप से दोष है तो मानसिक रूप से भी वो कम ही होगा, ठीक है। तो विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का, अच्छा ये बात किसने बोली आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन आपका डी.जी. फोर्स, दूसरा ए एडलर, थर्ड ऑप्शन आपका क्रो, और फोर्थ ऑप्शन है आपका किम्बल यंग। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है क्रो, ये बात मतलब इस व्यक्ति ने ये बात बोली थी, ठीक है ना। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके जो पैडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।